नमस्कार, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे आज लेक्चर लेजर लेक्चर सीरीज में 11th लेक्चर पर बात करने जा रहा हूं और आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल कैविटी रेजोनेटर। नाउ बिल्कुल जब शुरुआत में पहले ही दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने जब बात की थी तो ये डिस्कस किया था कि देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ लेजर। किसी भी लेजर के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से जो हमारा सबसे पहला हम जिसकी बात करते हैं वो है एम्प्लीफाइंग मीडियम। एम्प्लीफाइंग मीडियम क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस व्हिच एक्ट एज एम्प्लीफायर्स ऑफ लाइट। दूसरा होता है ऑप्टिकल पंप। ये ऑप्टिकल पंप वो पंप है जिससे कि हम एटम्स को लोअर लेजर लेवल से पंप करके अपर लेजर लेवल में भेजते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी एम्प्लीफाइंग मीडियम में जब हम ऑप्टिकल पंप से एटम्स को अपर लेजर लेवल में भेजते हैं और उसको भेजने के बाद में जब हम एक स्टिमुलस के रूप में फोटॉन्स को भेजते हैं और इस फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो मैच करती है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन अपर लेजर लेवल और लोअर लेजर लेवल के बीच। तो जब ये स्टिमुलस फोटॉन अंदर जाता है तो वो उन एटम्स को जो एक्साइटेड स्टेट में है उनको स्टिमुलेट करता है टू एमिट रेडिएशन। और जो ये एटम्स अपर लेजर लेवल से लोअर लेजर लेवल पर आते हैं तो ये फोटॉन्स एमिट करते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन में फोटॉन्स एमिट करते हैं और इन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो इनकमिंग रेडिएशन स्टिमुलस फोटॉन की होती है। और इसलिए जो हम स्टिमुलस फोटॉन इसमें देते हैं फीडबैक के रूप में, ये फोटॉन अगर हम कुछ फोटॉन्स देते हैं और स्टिमुलेटेड एमिशन से इतने सारे फोटॉन्स सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में जिसमें कि इनकमिंग फोटॉन होता है, उसी फेज में सारे के सारे फोटॉन्स यहाँ पर एमिट होते हैं। एज ए रिजल्ट हमको बिल्कुल ही एम्प्लीफाइड सिग्नल मिलता है। तो हम देते हैं इसमें एक छोटा सिग्नल फोटॉन्स का और बाहर हमें जो मिलता है बहुत ही एम्प्लीफाइड सिग्नल मिलता है। तो एक हो गया एम्प्लीफाइंग मीडियम, दूसरा हो गया ऑप्टिकल पंप। तीसरा जो होता है वो होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। यानी एक बार जब एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाकर के वहां से स्टिमुलेटेड एमिशन से फोटोन एमिट करके लोअर लेजर लेवल पर आ जाता है तो इसके बाद में इसको पुनः ऊपर वाले अपर लेजर लेवल में जाना होता है जिससे कि लेजर का हमारा कॉन्टिन्यूअस लेजर वेव का ऑपरेशन होता रहे, लेजर हमें कॉन्टिन्यूअसली मिलता रहे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि एक किसी फीडबैक मैकेनिज्म की जरूरत हो। यानी फीडबैक का मतलब ये है कि जो फोटॉन्स स्टिमुलेटेड एमिशन से मिले उनमें से कुछ फोटॉन्स तो हमने बाहर कपल आउट कर लिया एज लेजर और बाकी फोटॉन्स को हम एक मिरर से वापस रिफ्लेक्ट करके भेजते हैं और ये मिरर से रिफ्लेक्ट करके दूसरे मिरर पर जाता है और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जब आता है तो एक बार इसी बीच में ये जो हमारे एटम्स थे ये एक बार फिर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं, अपर लेजर लेवल पर चले जाते हैं और एक बार फिर से दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होता हुआ जो फोटॉन्स है वो इसको फिर से स्टिमुलेटेड एमिशन करवाता है जिससे कि फिर हमको एम्प्लीफाइड सिग्नल मिलता है। यानी जो हमको एम्प्लीफाइड सिग्नल मिलता है उसी का एक पोर्शन हम एक मिरर के कॉम्बिनेशन से हम इसको फीडबैक की तरह से मिरर को यूज करके और उसी में से एक पोर्शन जो हमारा जो एम्प्लीफाइड सिग्नल है उसी का एक पोर्शन फीडबैक के तौर पर यूज करके एक बार पुनः हम स्टिमुलेटेड एमिशन कराते हैं और इस तरह से हम बार बार आउटपुट कपल लेते रहते हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बिटवीन मिरर से हम स्टिमुलेटेड फोटोन दे करके बार बार हम उसको स्टिमुलेटेड एमिशन कराते हैं और बार बार हम लेजर लाइट को कपल आउट कराते हैं। यानी एम्प्लीफाइंग मीडियम में एटम्स नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आने में हमने उनको स्टिमुलेट कराया और फिर वहां से हमने फीडबैक के लिए 2 मिरर्स का कॉम्बिनेशन यूज किया। तो ये जो 2 मिरर्स का कॉम्बिनेशन है जो फीडबैक कर देता है एम्प्लीफाइड सिग्नल में से ही कुछ पोर्शन निकाल करके जो उसी को फीडबैक की तरह से देता है, ये पेयर ऑफ मिरर्स जो है जो एक दूसरे को फेस करते हैं यही ऑप्टिकल रेजोनेटर कहलाता है। तो a pair of what is optical resonator? It is a pair of mirrors facing each other.
What does it do? It provides optical feedback to amplifiers so that it can act as a source of radiation, continuous radiation का source बनता है. So this is what we call the optical resonator. अब ये optical resonator कई तरह के combinations में बन सकते हैं. So let us see them one by one. एक जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया है कि ये हमारा जो बीच में हम देख रहे हैं ये हमारा एम्पलीफाइंग मीडियम है. दिस इज एन एम्पलीफाइंग मीडियम और गेन मीडियम, व्हाट वी कॉल नंबर 1. नंबर 2 जो है लेजर पंपिंग एनर्जी है. हम इस एम्पलीफाइंग मीडियम में एनर्जी दे करके, हम बाहर से हम एनर्जी दे करके एक पंप के द्वारा, ऑप्टिकल पंप के द्वारा या गैस डिस्चार्ज के द्वारा हम एनर्जी दे करके हम एटम्स को लोअर लेजर लेवल से अपर लेजर लेवल पर पंप करते हैं. और फिर उसके बाद में जो स्टिमुलेटेड एमिशन से जो लेजर निकलता है उसका कुछ पोर्शन हम कपल आउट कर देते हैं. ये देखिए आउटपुट कपलर जैसे 4 नंबर पर है आउटपुट कपलर, और ये हमको लेजर लाइट बाहर की तरफ अपने यूज के लिए मिलता है. और हमारे पास में एक मिरर यहाँ पर है और एक मिरर इस तरफ में है. ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है जो कि इस लेजर बीम का कुछ पोर्शन को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, और ये मिरर यहाँ से फुली सिल्वर्ड मिरर है, यानी ये मिरर यहां से फुली यहां से रिफ्लेक्ट करता है. सो इस तरह से हमें एक लेजर बीम मिलता है और इसके बीच में लेजर ऑसिलेशन भी होता रहता है, और इस लेजर ऑसिलेशन से एटम्स बार बार अपर एनर्जी लेवल पर जाते हैं, बार बार स्टिमुलेटेड एमिशन करते हैं. सो दिस इज अ फिगर रिप्रेजेंटिंग अ practical laser that we use in our laboratories. So an optical cavity or optical resonator is basically an arrangement of mirrors that forms a standing wave pattern for electromagnetic waves. Resonator cavities are an important component of lasers. These cavities encompass the gain medium. They provide the essential feedback for sustained oscillations. गौर करिएगा, एक चीज यूज किया गया है कि ये हेल्प करते हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्टैंडिंग वेव पैटर्न को फॉर्म करने में. बेसिकली रेजोनेटर्स के बीच में जो ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑसिलेशंस में ऑसिलेशंस उनके होते हैं. तो ये जो मोड्स बनते हैं, ये जो मोड है या स्टैंडिंग वेव पैटर्न है, उन मोड्स को ही हम स्टैंडिंग वेव पैटर्न कहते हैं. तो ये जो मोड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऑप्टिकल रेजोनेटर में, इसके फॉर्मेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. इस वक्त हम सिर्फ ऑप्टिकल रेजोनेटर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट काइंड्स के बारे में बात करेंगे. बट ये जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है इसके बीच ही स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का. द स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड मोड्स, जैसे मैंने अभी बताया. और मोड का मतलब भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होगा. जितने तरह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ईच सच distribution will be called a mode, and there will be a frequency associated with each mode in the electromagnetic standing wave pattern. Now resonator types जो हैं, they are distinguished by focal lengths of the two mirrors and the separation between the two mirrors. दो चीजें, focal length of the two mirrors if they are spherical, and the separation between two mirrors. Optical cavities or optical resonators are designed to have a large quality factor. Q factor is very large. ऐसा डिजाइन किया जाता है ऑप्टिकल कैविटीज को. A beam should reflect large number of times without much attenuation. यानी लॉस इसमें बहुत कम होना चाहिए. The line width of the beam is very, very small. Now the geometry of the resonator is chosen such that the beam is stable. क्योंकि हमें उसमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाना है, तो बार बार मल्टीपल टू एंड फ्रो रिफ्लेक्शन के बाद में जब सुपरपोजिशन से हमारा स्टैंडिंग वेव पैटर्न होता है, तो ये ऐसा होता है कि वो हमारा स्टेबल पैटर्न बने, स्टेबल स्टैंडिंग वेव पैटर्न बने. इस तरह से ज्योमेट्री को सेट किया जाता है. द साइज ऑफ द बीम शुड नॉट ग्रो ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. रेजोनेटर्स are also designed to meet other criteria like minimum waist size, जो कि हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, waist size के बारे में, और no focal point inside the cavity. They are such designed in such a way that we have a minimum waist size. These beams have a minimum waist size, and there is no focal point inside, falling inside the cavity. Light confined in a resonator is reflected back and forth multiple times from the mirrors
and due to superposition, only certain patterns and frequencies of radiation are sustained in the resonator, while the other face destructive interference and are suppressed. In the subsequent lectures, I will be discussing what are the allowed frequencies that are able to form the standing wave pattern of the electromagnetic waves inside the optical resonator. Now, electric field patterns that are reproduced in every round trip of light through the resonator are the most stable. These are called either eigenmodes or modes of the resonator. Now, resonator modes are of two types. As we will be discussing it mathematically later, resonator modes will be of two types. Number one, longitudinal modes which differ in frequency from each other, and transverse modes which may differ in both frequency and the intensity pattern of light. The fundamental transverse mode of a resonator is a Gaussian beam. We will discuss this and find it mathematically also. Now, for a resonator with two mirrors with a radii of curvature R1 and R2, there are a number of common cavity configurations. दोनों के radius of curvature के अनुसार ही हमारा resonator बनता है. For example, we have plane parallel resonator. Here, what do we have? We have simply two plane mirrors facing each other. Therefore, the radius of curvature of either of the two mirrors, R1 is equal to infinity and R2 is equal to infinity. So this is plane parallel resonator. Now, if the two radii are equal to half the cavity length, so if the length between the two mirrors is d, and d by 2 is half the cavity length, then if d by 2 is equal to the radius of curvature of either of the both of the two mirrors, then in that case it forms a concentric or a spherical resonator. Concentric or a spherical resonator, you can see that the total separation is d. This is d by 2 and its radius of curvature is d by 2, and the radius of curvature is of this one is also d by 2. So this is called either a concentric or a spherical resonator. This type of cavity resonator produces a diffraction limited beam waist at the center of the cavity. As you can see, the beam waist is becoming very, very narrow at the middle, with large beam diameters at the mirrors. You can see here, the beam diameter becomes larger, filling the whole mirror aperture. So the whole mirror aperture is used in this one. So this is concentric or a spherical optical resonator. Similar to this is the hemispherical cavity, half spherical, with one plane mirror and one mirror of radius of curvature equal to the cavity length. And it is very simple to see. You see, if d is the cavity length, the separation between the two mirrors, then the second mirror falls at the center of curvature of this mirror. So d is equal to R1, but since R2 is equal to infinity, it is a plane mirror, of course. So we have a hemispherical cavity with one plane mirror and one mirror of radius of curvature equal to the cavity length. Hemispherical optical cavity. Similarly, a common and important design is the confocal resonator. In this case, both the mirrors are of equal radii and radius is also equal to the cavity length. So if the radius of curvature is R1, the radius of curvature is the second is R2, and d is the separation between the two mirrors, then R1 is equal to R2 is equal to d. And we can see from this here, this is a confocal resonator system. R1 is equal to R2 is equal to d. This design produces the smallest possible beam diameter at the cavity mirrors for a given cavity length and is often used in lasers where the purity of the transverse mode pattern is important. So this is a confocal resonator system which is quite often in use. Next is a concave convex mirror combination. Concave convex mirror combination. This produces a cavity resonator that has one convex mirror and a negative radius of curvature. That means here, you can see from here, this is a convex lens and this is a concave lens. R1 is greater than D. That is, if D is the separation between the two mirrors, then radius of curvature falls, some of this one falls somewhere outside here.
and R2 is equal to D minus R1. So a concave convex mirror combination produces a cavity resonator that has one convex mirror with a negative radius of curvature. This kind of design produces no intra-cavity focus of the beam. So we want to avoid the focus of the beam inside the cavity. This kind of design is useful in high power lasers where the intensity of the intra-cavity light might be damaging to the intra-cavity medium if brought to a focus inside the cavity. Naturally, if it is a very high power laser and if it is focused inside the resonator itself, then it may damage the system itself. So this is a concave convex. This is a concave convex resonator system. So thank you very much for your kind attention. This was a short lecture on the types of optical cavity resonators. We will consider its mathematical background and of course the modes of oscillation in the cavity resonator in the next class. And these are certain references you may use. Of course, this is only for academic purpose that this content has been created. Thank you very much for your kind attention.